चलिए जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक प्लेलिस्ट बन चुकी है अपनी क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2023 फोर्थ ईयर थर्ड ईयर सभी की। तो उसमें आपको जो है सारे के सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस अराउंड आई थिंक हो चुका है। मैं और आपको एक आज सबसे बड़ी सूचना मैं दे रहा हूँ कि आज रात को क्विक रिवीजन की क्लासेस चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इतनी फास्ट आ रही है क्या। आज रात से कल मॉर्निंग तक जो है क्लासों का ये शेड्यूल रहेगा, जिसके अंदर आज हम मैनेजमेंट को कंप्लीटली मैनेजमेंट को फोकस करेंगे। क्योंकि रिसर्च के बीच में 3 छुट्टी है, तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि 3 दिन का जब गैप है हमारे पास में तो उसमें थोड़ा डिले कर देना चाहिए। और मैनेजमेंट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। 10-10 मिनट की क्लासों का शेड्यूल रहेगा। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसा करके शुरू करें। अजम्पशन कि द स्टेटमेंट दैट आर कंसिडर ट्रू विदाउट बीइंग साइंटिफिकली टेस्टेड, कि ऐसा कोई स्टेटमेंट मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसे हम मानते हैं कि सही है पर उसका कोई साइंटिफिक अभी तक कोई भी टेस्टेड नहीं किया गया। अगर साइंटिफिकली टेस्टेड हुआ पर भी साइंटिफिकली उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो उससे हम कहते हैं अजम्पशन। कि अजम्पशन क्या होता है कि द स्टेटमेंट दैट आर कंसिडर ट्रू विदाउट बीइंग साइंटिफिकली टेस्टेड, कि हम ऐसे स्टेटमेंट मतलब ऐसा वाक्य जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि सही है, हम मानते हैं ऐसा कोई वाक्य जो कि सही है पर अभी तक वो कोई साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं हुआ है। अगर हम इसकी बात करें टाइप्स की, तो पहला होता है यूनिवर्सल अजम्पशन। दीज आर बिलीफ दैट आर अज्यूम बाय द टू बी ट्रू बाय ए लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन, कि एक ऐसा मान्यता, बिलीफ मतलब एक ऐसी मान्यता जो कि सही मानी जाती है एक लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी के द्वारा या फिर लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ मानते हैं कि ये चीज़ सही है। अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। बट टेस्टिंग और सच अजम्पशन नॉट पॉसिबल, लेकिन उस पर क्या है कि टेस्टिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, यानी कुछ ऐसी पराशक्तियाँ हैं जो इस संसार को चला रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संसार को चला रही है वो एक सुपर नेचुरल पावर है जिसे हम भगवान कहते हैं। उस भगवान के द्वारा संसार चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो सारी मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। ठीक है, अराउंड मैं अगर भारत की बात करूँ ना, भारत में भी लगभग 70 to 85% तक लोग मानते होंगे इस चीज़ को कि एक सुपर नेचुरल पावर है जो भगवान है जो इस संसार को चला रहा है। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी के द्वारा अगर कोई चीज़ मानी जाती है वो चीज़ सही है पर अभी तक वो टेस्टेड नहीं की गई है। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भगवान को ढूंढना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अजम्पशन। सेकंड होता है थ्योरी बेस्ड अजम्पशन, कि दीज आर द बिलीफ दैट आर ड्रॉन फ्रॉम थ्योरीज। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी थ्योरी के द्वारा हम मानते हैं। कुछ थ्योरी दी किन्हीं लोगों ने, उन लोगों ने एक ऐसी मान्यताएं बता दी जो आज हम मानते हैं। इफ ए स्टडी इज बेस्ड ऑन ए थ्योरी देन वी अडोप्ट द थ्योरीज अजम्पशन फॉर आवर पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। लाइक कि इफ ए स्टडी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी then we adopt that theory's assumption for our particular research। यानी कि कुछ एक ऐसी स्टडी किसी थ्योरी के लिए की गई थी। मान लीजिए मैं अगर आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बता दूं कि किन्हीं लोगों ने कुछ, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख रखा है, ये दे रखा है कि स्टडी बेस्ड ऑन ए रोज एडोप्टेशन मॉडल विल यूज अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल। ठीक है, कि द स्टडी बेस्ड ऑन रोज एडोप्टेशन मॉडल विल यूज अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल। यानी कि अगर कोई चीज़, मैं इसको क्या, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने कोई थ्योरी दी। ठीक है, कोई भी थ्योरी हो सकती है। जैसे मान लो आपने कोई थ्योरी दे दी कि न्यूटन की, चलो कोई थ्योरी ले लेते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, के किसी भी कार्य के पीछे उसकी एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस थ्योरी ने दिया किसके लिए था? ये तो गति के लिए नियम था ना। पर इस गति के नियम को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति बातें कर रहे थे, एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दी, तो फिर जिसको थप्पड़ मारी उसने वापस सामने वाले को थप्पड़ मार दी। तो फिर हम वहाँ कहने लग गए कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि किसी भी कार्य के पीछे उसकी एक विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होगी। आपने इसको थप्पड़ मारी इसीलिए इसने आपको थप्पड़ मारी। तो भैया वो जो थ्योरी दी गई थी पहली वाली, वो तो मोशन के लिए दी गई थी, गति के लिए न्यूटन ने दी, पर हम उस थ्योरी का उपयोग किसी और भी जगह करने लग गए। ठीक है, तो उस प्रकार के अजम्पशन को कहते हैं थ्योरी बेस्ड अजम्पशन। आप ये समझ सकते हो। तीसरा होता है कॉमन सेंस। देयर आर बिलीफ दैट आर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस एंड मे बी नीडेड टू कंडक्ट ए रिसर्च। यानी कि देयर आर बिलीफ, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है? जनरल नॉलेज पे बेस्ड होती है। ठीक है, और कॉमन सेंस या फिर किसी कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होती है। मे नीडेड टू कंडक्ट रिसर्च, उनके ऊपर रिसर्च करनी जरूरी होती है। जैसे कि प्रिविलेंस ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज मोर कॉमन अमंग अर्बन पीपल एंड कंपेयर टू रूरल पीपल। कहते हैं कि जो, अब हमारी क्या मान्यता है, देखो हमारी मान्यता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो है किन लोगों को आता है?
शहर वालों लोगों को आता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि सर वो जो है काम वगैरह मतलब खेतों में काम नहीं करते, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। हाँ, जिम जाना अलग बात है। और गाँव वाले तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट निकाल देते कभी कभी कि जो ज़्यादा जिम जाता है ना, ज़्यादा मेहनत करता है तो शरीर हाँप जाता है, जब शरीर हाँपने लग जाता है तो फिर वो चांस रहता है हड्डी गाने के ऐसा, है ना, तो ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। तो एक कुछ ऐसे कॉमन बिलीव होते हैं, एक जैसे कह सकते हैं ना कि अपने खुद के सेंस होते हैं, ठीक है। अभी लोगों का क्या सेंस बना हुआ है कि भाई शहर की लड़कियां जो है वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो हाई फाई होती है, और गाँव की लड़कियां नहीं होती हाई फाई थी। तो ये क्या है, कॉमन बिलीफ है। अब गांव का नाम आते लोगों के दिमाग में क्या बिलीफ आएगा कि एक आदमी है जो खेत के अंदर जा रहा है, और किसी ने शहर का नाम सुना तो क्या बिलीफ आएगा कि एक आदमी है जो सूट बूट पहन करके ऑफिस जा रहा है। हाँ भाई, शहर में और काम नहीं करते हैं क्या कोई, पर उनका अजम्पशन है, ठीक है। अजम्पशन क्या हो गया फिर ये कि देर आर बिलीफ दैट आर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस, उनके कॉमन सेंस के ऊपर वो है। इन पे रिसर्च करनी जरूरी है, पर रिसर्च अभी तक किसी ने की नहीं। अगला होता है वारंटेड, देर आर स्टेटेड विथ एविडेंस टू सपोर्ट रेगुलर प्रेज बीइंग सक्सेस बिकॉज दे बूस्ट मॉरल्स। कहते हैं कि देर आर स्टेटेड विथ एविडेंस टू सपोर्ट, यानी कि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम मान लीजिए, जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर कोई आदमी रोज़ भगवान की प्रार्थना करता है तो उसका मोरल है तो वो डेवलप होता है, यानी कि भगवान उसमें शक्ति देते हैं। कहते हैं ना, प्रार्थना करने में प्रार्थना से शक्ति मिलती है, तो अब शक्ति मिलती है, ये चीज़ क्या है, उन्हें लगता है ऐसा, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं वारंटेड। अनवारंटेड क्या होता है कि देयर आर द स्टेट विदाउट एनी सपोर्टिव एविडेंस। ऐसी कुछ चीज़ें होती है, जैसे वारंटेड में तो कुछ एविडेंस था, कुछ प्रूफ था, जो लोग जैसे अभी देखो, आपके इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बता देता हूँ वारंटेड का, याद रखोगे आप भी। अभी क्या हुआ था कि एक उसको बोला जाता है ना, रिसर्च हुई थी, एम्स वालों ने की थी, पता नहीं किसने रिसर्च की थी, एम्स ने की थी शायद, कि जो रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उन लोगों की ब्रेन की एक्टिविटी बहुत स्टिमुलेटेड मिली, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिली। माँ मृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हैं उनका शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब कि पावर्स मिली। तो ये कुछ एविडेंस होते हैं, पर इसे हम अजम्पशन मानते हैं, वारंटेड अजम्पशन, कि कुछ ऐसी बातें होती है जिनका हालांकि थोड़ा बहुत हमें जो है सबूत मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। और अनवारंटेड होती है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम मानते हैं परंतु उनका सबूत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि ए माइटी गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कि इस संसार के अंदर ब्रह्मांड में भगवान रहते हैं, ये चीज़ मानते हैं पर अभी तक हमने देखा नहीं है, तो इसे कहते हैं अनवारंटेड अजम्पशन, ठीक है भाई, हम तो मानते हैं इस चीज़ को। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस की, कि हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक अजम्पशन जैसा ही स्टेटमेंट है, एक अजम्पशन का स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है, ये किसके बीच में हो रहा है, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में होता है, दैट सजेस्ट एन आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो हमें क्या है, किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देता है। अरे ये समझ में नहीं आया, छोड़ो, यहाँ पे देखो, आप उसको मत पढ़ना, यहीं से पढ़ लेना। चलो डेफिनेशन, कि हाइपोथेसिस इज एन स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन, कि एक कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, उन वेरिएबल के बीच में जो रिसर्चर का एक्सपेक्टेशन होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। अरे कैसे समझो, कि मान लो कि एक टेस्ट चल रहा है, जिस टेस्ट के अंदर 4 बच्चे तो हैं नर्सरी क्लास के और 3 बच्चे हैं 10th क्लास के, और उन्हें बोला गया आपको 295 में 256 का भाग देना है, यानी कि आपको 295 यानी 295 में 256 का डिवाइड करना है। आप मुझे बता दो, आप एक रिसर्चर हो, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होती है, आपको पता है कौन सा जीतने वाला है, आपको लगता रहा है ना भाई 100% आप श्योर हो जाते हो कौन जीतेगा, 10th क्लास वाला जीतेगा। तो अब जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है वो क्या है, आपकी ये हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है भैया, कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी रिसर्चर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी स्टडी के दौरान जो रिसर्च की एक्सपेक्टेशन होता है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। पर्पस देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ये एक थ्योरी और रियलिटी के बीच में ब्रिज बनाता है, एक पावरफुल टूल है, एक डायरेक्शन देता है, फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑफ द टाइप, पहला होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कि एक ऐसा स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में
ओनली दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाता है वो होता है सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट होता है एसोसिएटेड और कैजुअल। एसोसिएटेड क्या होता है कि इट रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स दैट अकर इन द नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। कि दो एसोसिएटेड का मतलब ये समझ लीजिए कि इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल समझने क्या होता है, लाइक ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई एक आदमी है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। अब मुझे बता दो टेंशन लेने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, हार्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्ट्रेस से क्या होता है भाई, हार्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक आ सकता है। तो मुझे बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। हार्ट अटैक डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेस पे। तो मैंने आप एक वीडियो है मेरी, अगर आपको आज समझ में नहीं आए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, तो आप मेरी एक वीडियो बन रखी है, प्लेलिस्ट में जाओगे मैनेजमेंट में तो आपको ये दिख जाएगी एक वीडियो, वहाँ से आप पढ़ना। 10-15 मिनट का लेक्चर है, बहुत अच्छे से मैंने उसको काफ़ी उदाहरण दिए हैं। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि जो जिस पे डिपेंड करता है वो होता है डिपेंडेंट। यानी कि हार्ट अटैक डिपेंड करता है स्ट्रेस पे। अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, अगर स्ट्रेस को कम करोगे। अब ऐसा हो सकता है कि कभी हार्ट अटैक के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्ट्रेस, कि ज़्यादा हार्ट अटैक आया तो ज़्यादा हार्ट अटैक लोगे तो हार्ट अटैक लेना आपके हाथ में नहीं है ना, स्ट्रेस लेना आपके हाथ में है, स्ट्रेस कम करना भी आपके हाथ में। तो ये कह रहा है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं नेचुरल सेटिंग में विदाउट मैनिपुलेशन, कि अगर कोई टेंशन ले रहा है हम उसकी टेंशन को कम नहीं कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, हम बस खाली देख रहे हैं, हम उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं और हम देखते हैं, तो उससे कहते हैं एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। कोजुअल क्या होता है, इट प्रिडिक्ट द कोज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये कहलाता है कि इट प्रिडिक्ट द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। अब ये देखता है कि इन दोनों में कारण क्या है, यानी स्ट्रेस का लेना और हार्ट अटैक का आना, इन दोनों के बीच में कारण क्या है और इनका इफेक्ट क्या हो सकता है। पहले में तो हम क्या कर रहे थे भाई, एसोसिएटेड में खाली हम देख रहे थे, एक आदमी टेंशन ले रहा था, हमें पता था इसमें डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा, उन वेरिएबल्स को हम देख रहे थे, कुछ चेंज नहीं कर रहे थे। बट अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कोज देख रहे हैं कि भाई अगर स्ट्रेस की लेने की वजह से कितना हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रेस कम होने की वजह से क्या कुछ हो सकता है, ये सारे कोज अगर हम इसमें देखते हैं उसे कहते हैं कोजुअल हाइपोथेसिस। समझ में आया कौन आया है नहीं आया तो बता देना मेरे को, कमेंटमेंट करके बता देना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया ना। ऐसे सुनना नहीं है खाली, ऐसे मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो, बोल रहा हूँ सुन रहे हो। आज तक तो मुझे किसी ने कोई डाउट तो पूछा नहीं है। हाँ एक बार डाउट ज़रूर आया था, वो भी डाउट ऐसा आया कि जो डाउट था ही नहीं उसे पर्टिकुलरली डाउट क्रिएट कर दिया गया। चलो अब तो कोई मज़ेदार बात बता दो, 2 मिनट सुन लो, है ना। ऐसा डाउट आया मेरे पास में एक बार कि जो रियल में डाउट था नहीं, यानी कि मैंने एक बार कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया था, वो एकदम सही पढ़ाया, तो किसी बच्चे या किसी बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने पढ़ा है वो था गलत। मैंने कहा गलत पढ़ा दिया तो ठीक है भाई, मैं उसको सुधार कर दूंगा। फिर जब मैंने वापस वीडियो देखा तो मैंने कहा मैंने तो ये लाइन बोली, तो वो बोल रहा था या वो बोल रही थी कि सर मैं भी तो यही कह रहा था या कह रही थी कि आपने ये पढ़ाई, ये लाइन पढ़ाई। तो मैंने कहा जब मैंने लाइन सही पढ़ाई तो फिर तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा डाउट आया था, बाकी मेरे पास डाउट आते ही नहीं। बाकी मेरे पास क्या आते हैं पता आपको, आते हैं कि सर ये वीडियो बनाओ, जो कि 2 महीने पहले बन चुकी होती है ठीक है। मैं उन्हें इतनी बार मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलता हूँ कि प्ले लिस्ट में जाके देखो, प्ले लिस्ट में, फिर भी कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे ओबीजी की सर MCQ, सॉरी ओबीजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CHN के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भैया सब बन रखे हैं, प्ले लिस्ट देखो, ठीक है। आगे आओ, चलो आगे बात करते हैं। सुधरना तुम लोगों को है नहीं, ये तो फिक्स है, मुझे पता चल गया। कितना ही बोल दूँ ना, मेहनत खुद को नहीं करनी। मैं कहूँ लिंक ढूंढ लो, प्लेलिस्ट पड़ी है, सर आप लिंक भेज दो ना। अरे भाई हैं, पूरा मुझे गुलाम बना दिया आपने। आओ नेक्स्ट बात करें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। A directional hypothesis is that one of that specific the expected direction of the relationship between the independent variables and dependent variables. डायरेक्शनल का मतलब होता है जो दिशा हमें पता है कि ये काम इनके दोनों के बीच में होगा तो ये फिर चीज़ होगी। लाइक आपको मैं सिंपल सा बता दूं कि जब 2 जने टेस्ट देते हैं, एक क्लास 10th का लड़का है और एक क्लास नर्सरी का लड़का है, और हमने उसमें 296 में 256 का भाग देने को बोला, तो मुझे पता हो, आपको सीधा पता है कि नहीं पता डायरेक्शनल की कौन सा जीतेगा कौन सा हारेगा, पता आपको कि भाई कौन सा जीतेगा, आपको पता है कि सर 10th वाला जीतेगा। तो जिस कार्य की आपको दिशा पता होती है कि आगे क्या होगा,
आप अनुमान लगा सकते हो आगे क्या होगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है। अरे मेरे लालों राजाओं, किसी को ब्लड क्लॉट होता है हल्का सा ब्रेन अटैक आता है या फिर उससे थोड़ा सा सिम्टम आता है पैरालिसिस का, और जब वो सीटी वगैरह करवाता है तो सीटी में ब्लड क्लॉट पाया जाता है, तो डॉक्टर को पहले से हाइपोथेसिस लगा देते हैं। वो कह देते हैं कि भैया ऐसा है, ये क्लॉट है वो मूवेबल क्लॉट है, ये घूमेगा और घूम के वापस आपकी ब्रेन की जो आर्टरी के अंदर ये फंस सकता है, और जो है आपको वापस क्लॉट ब्रेन अटैक आ सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। एक बार अटैक आने के बाद 24 घंटे में वापस आने का चांस रहता है। तो ये पता है, क्योंकि ये रोज़ का उनको देखने को मिल रहा है। आपको भी पता है कि भाई जब 10 रिवार्ड में इतनी कैपेसिटी नहीं है, 10th वार्ड में कैपेसिटी है, तो ये जीतेगा। तो जिस कार्य का अंजाम आपको पता होता है वो होता है डायरेक्शनल, और जिस कार्य के अंजाम को आप कल्पना नहीं कर सकते, आप अनुमान तक नहीं लगा सकते, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप। चलो आया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप, हाँ, बिटवीन द वेरिएबल्स एंड इट डज नॉट स्पेसिफाई द एंटिसिपेटेड डायरेक्शन ऑफ रिलेशंस। आप नहीं बता सकते कि जो है आगे का क्या, जो मतलब आगे की कौन सी गति या कौन सी दिशा होगी। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे मान लीजिए 4 ग्रुप आपने बना दिए, एक नर्सरी का, एक 10th का, एक नर्सरी का बच्चा, एक 10th का बच्चा, एक नर्सरी का, एक 10th का, एक नर्सरी का और एक 10th का, 4 ग्रुप बना दिए। अब उनका टेस्ट हुआ, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कौन सा ग्रुप जीतेगा? नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि अब तो बराबरी का मामला हो गया सब में। ठीक है। नेक्स्ट होता है नल हाइपोथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिकल हाइपोथेसिस। इसे स्टेटिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटिकल टेस्टिंग। और ये स्टेटिकल यानी कि जो गणितीय टेस्टिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिकल आउटकम्स। ठीक है। इसमें कुछ समझते हैं आप। देखिए एक और चीज़ कि इट स्टेट द एग्जिस्टेंस नो रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसे कहते हैं कि ऐसा कभी कोई, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में अगर किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। मानते हैं कि देखो देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड हेयर लॉस। अगर एक आदमी सिगरेट पीता है, अगर उसके फिर हेयर लॉस होते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिगरेट का पीना और हेयर लॉस का होना, इन दोनों के बीच में कोई प्रकार का रिलेशन नहीं है, उसे हम कहते हैं क्या? नल हाइपोथेसिस। और अगला जो होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, ये आपकी सेम एज कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पढ़ी ना हमने, जिसके अंदर क्या होता है, 2 और 2 से अधिक वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो सेम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस को ही रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। तो थैंक्स, आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हाँ भाई अच्छी लगी है तो अपने जो सारे ग्रुप्स के अंदर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। ठीक है, थैंक्स।